हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, हमारा चल रहा है सेशन ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जितने भी टीचिंग एग्जाम आपके होते हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, और पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ मज़ेदार ढंग से, कुछ इनोवेटिव ढंग से, ताकि आपको सारी चीज़ें होती जाए बिल्कुल क्लियर। तो चलिए बच्चों, आज बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज है हमारी क्लास 18। जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि इससे पहले कि जो भी क्लासेस हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, उससे रिलेटेड भी जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से उसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर मैं बात करूं आज के सेशन के बारे में, तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम की जो समस्याएं हैं, जो अयोग्यता है, उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कौन कौन सी होती हैं डिसेबिलिटीज जो लर्निंग से रिलेट करती हैं, क्या होता है इनका मतलब। क्योंकि डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिसेबिलिटीज को कई बार बच्चे एक ही तरीके से जोड़ लेते हैं। एग्जाम में वो क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, फिर नॉर्मल जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। तो आपको दोनों कंसेप्ट को अलग समझना है, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो बहुत ध्यान से क्लास को समझेंगे, हर एक टॉपिक बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं से कुछ भी आ सकता है। ये बहुत खास बात होती है टीचिंग एग्जाम की। आप ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक जरूरी है या ये जरूरी नहीं है, कुछ भी उठ के आ सकता है। तो सबसे पहले चलो, अगर हम बात करें कि लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, सबसे पहले तो डिसेबिलिटी का मतलब से आपको क्या माइंड में चीज लिंक करती है कि जिसकी वजह से आप किसी चीज में प्रॉब्लम को फेस करें। अब जैसे किसी के अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो क्या होता है, किसी के हाथ में कुछ कमी है, किसी के पैर में मतलब कि चलने में कुछ दिक्कत है, किसी भी मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस में उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो डिसेबिलिटी कहलाती है। तो उससे क्या होता है, हमें नॉर्मल अपने डेली रूटीन के काम करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट आती है। तो ये चीजें तो हो गई फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड। लेकिन हमने एक और टर्म सुना है, जब हम अपने टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं या फिर हम स्कूल्स में जाते हैं, तो एक और नई चीज सुनने को मिलती है, वो होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि जहां पर भी बच्चे को लर्निंग यानी कि अधिगम करने में कोई परेशानियां आती हैं, उनकी वजह से उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा कम होता है, उसको बोला जाता है बच्चों लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी अधिगम की समस्याएं या फिर अधिगम की अयोग्यता। तो आप इसे कह सकते हैं ये ग्रुप है डिसऑर्डर्स का, विकारों का एक समूह है, जिसकी वजह से आपका जो अधिगम यानी कि लर्निंग का प्रोसेस है उसमें कुछ बाधाएं आती हैं। अब कैसी बाधाएं, तो याद रखनी है, लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सारी बाधाएं जो लर्निंग में दिक्कत करें। जैसे कि एग्जांपल लूं, किसी को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को चीज को सुनने में दिक्कत है, किसी को लिखने में दिक्कत है, किसी को मैथ करने में दिक्कत है। तो ये सारी जो बच्चों प्रॉब्लम्स है, ये भी डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको बोला जाता है लर्निंग डिसेबिलिटीज। जब आगे जाके आप सब फ्यूचर टीचर्स बनेंगे, एंड आई होप सो कि आप सारे बने, आप इतनी मेहनत करें कि आप सब कहीं ना कहीं रिक्रूटेड हो। तो आप जब टीचर्स बनेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी क्लास के बच्चों को पहचानना है कि क्या किसी बच्चे को कोई लर्निंग के डिसेबिलिटी तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो आपको उस बच्चे के ऊपर स्पेशल काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी एक इंडिविजुअल बच्चे को छोड़ नहीं सकते। आपने अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों की जिम्मेवारी आपकी होगी। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सारे ध्यान से समझने हैं, क्योंकि आपको ये फ्यूचर में जाके बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे, आप जैसे क्लास में गए तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कक्षा के किसी बच्चे के अंदर ये समस्या या अयोग्यता या फिर आप कह सकते हैं ये डिसेबिलिटी है। तो आप कैसे नोटिस करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे क्या आपकी क्लास में कोई बच्चा है कि जो पढ़ी हुई चीजें भूल जाए, कुछ उसने लिखा था वो भूल जाए,
या फिर जो उसको बताया गया वो चीजें भूल जाए, होमवर्क करना भूल जाए। देखो एक दो बार तो चलता है कि मैम मैं आज भूल गया, मैम मैं कल भूल गया, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे ये चीजें होती आ रही हैं, अगर आपकी कक्षा का जो बच्चा है वो रेगुलरली ये चीजें भूल रहा है, तो यानी कि आपको उस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो कहीं उसके अंदर कोई लर्निंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो यहाँ से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर वो बच्चा बाकी सारे बच्चों से कहीं पीछे लैग कर रहा है, सपोज उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हो रही है बाकी बच्चों के हिसाब से, तो आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या उस बच्चे के अंदर कोई लर्निंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी तो नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि बच्चों जरूरी नहीं है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से ही हो। सपोज किसी बच्चे के पैर में कुछ कमी है या हाथ में कुछ कमी है, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी भी होगी ही होगी। ये दोनों अलग अलग पक्ष है, तो आपको इन्हें मिक्स नहीं करना है। जो नॉर्मल आईक्यू वाला एक बच्चा है उसके अंदर भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि लो आईक्यू वाले बच्चे के अंदर ही ये डिसेबिलिटी आपको देखने मिलेगी। ऐसा हो सकता है कई बार आपको लगे देखने में कि कोई बहुत ब्राइट है, लेकिन जब वो एकेडमिक्स के ऊपर आए हम या फिर हम उसकी लर्निंग के ऊपर आए तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता, तो उसी में भी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। ये बात माइंड में रखनी है आपको। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि बच्चों को वर्ड्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही, जैसे आप देख सकते हैं डिस्टिंक्ट के बच्चे में डिस्टिंक्ट या फिर एक्सटिंक्ट के बारे में बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा, स्पेसिफिक या पैसिफिक के बारे में क्लियर नहीं हो रहा, मतलब बच्चे को हमेशा ही वर्ड्स में कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शायद उस बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर किसी बच्चे को साइंस में या फिर लेफ्ट या फिर राइट इनमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है, उसे समझ ही नहीं आता, आप बार बार बताते हैं नहीं बच्चों देखो ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेकिन बच्चे को फिर भी बात वो क्लियर हो ही नहीं रही। बार बार बताने के उपरांत भी उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो यहाँ से भी माना जा सकता है कि शायद उसके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके बाद अगर बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही, वो बहुत पढ़ रहा है, लेकिन बेचारा बच्चा इतनी ट्राई करने के बाद भी चीजों को समझ नहीं पा रहा है, उसकी बहुत मेहनत हो गई लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहे हैं, अगर होते भी है तो बेचारा भूल जाता है। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपनी क्लास में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है लर्निंग से रिलेटेड या फिर नहीं है। ये तो बच्चों तरीके हो गए कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी डिसेबिलिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है, कौन कौन से डिसेबिलिटीज या फिर विकार आपको अपनी कक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं, जिन पे आगे चल के आपको काम करना है। तो अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है आपके लिए वो है डिस्फेजिया। बच्चों इसको इंग्लिश में और हिंदी में सेम ही बोला जाता है, इसलिए मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा है। जैसे आप इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहे हो सेम उसी तरीके से इसको हिंदी में भी प्रोनाउंस किया जाएगा। तो ठीक है, ये नहीं बोलना कि मैम आपने आज हिंदी में नहीं लिखा। तो सबसे पहला टर्म है आपके लिए डिसेबिलिटी है वो है डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया किससे रिलेटेड है? जब बच्चे को कुछ बोलने में दिक्कत हो, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही या फिर लैंग्वेज बोलने में भी परेशानी है, तो वो होती है डिस्फेजिया। सीधा सीधा मतलब निकाल सकते हैं, जहां पर स्पीकिंग में दिक्कत आए तो वो होता है डिस्फेजिया। अब मैं आपको अपना तरीका बता देती हूँ क्योंकि मैंने अपने टाइम पे इनको किस तरीके से याद किया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डिस्फेजिया। अब फेजिया से आप फ्रेज से रिलेट कर सकते हैं। अब फ्रेजेस किसके अंदर होते हैं? मुहावरे, लोकोक्तियां किसके अंदर होती है? लैंग्वेज यानी भाषा के अंदर होती है। तो यानी कि डिस्फेजिया रिलेट करता है लैंग्वेज से, या तो लैंग्वेज समझने की बात हो चाहे लैंग्वेज बोलने की बात हो, तो वहां पर बात हो रही है इसकी। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया, जहां पर बच्चों को पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत है। मतलब कि अगर लिखा है 6
तो उसको लगेगा कि 9 लिखा है, अगर लिखा है P तो वो समझेगा Q लिखा है, अगर लिखा है वर्ड तो वो उल्टा उसको रीड करेगा, मॉर्ब पढ़ेगा। तो यानी जहां पर भी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है वो चीज आती है बच्चों डिसलेक्सिया के अंदर। जैसे कि आपने बच्चों तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है, तो उसमें जो बच्चे को बीमारी होती है वो डिसलेक्सिया ही होती है। क्या दिखाते कि वर्ड्स उसके सर के ऊपर घूम रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा लिखा क्या है। तो उस बच्चे के अंदर भी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, जिसको बहुत खूबसूरती से पिक्चर में दिखाया गया था कि आप कैसे एक बच्चे के ऊपर काम कर सकते हैं उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी को कम करने के लिए। ठीक है, अब इसको याद रखने का क्या तरीका हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपको लेग्स दिख रहा है, लेग से आप रिलेट कर सकते हैं लेंस से। अब लेंस कहाँ होते हैं, आईज में होते हैं, और आंखों से देख कर ही पढ़ोगे ना, बिना देखे तो पढ़ नहीं सकते। तो मैंने इस तरीके से याद किया था, जहां पर लेंस आएगा, लेंस क्या है, देखने से रिलेटेड है, और रीडिंग देखकर ही होती है, तो यानी यहाँ पर रीडिंग से रिलेटेड डिफिकल्टी की बात हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट करना यस मैम क्लियर है, और अगर कोई डिसऑर्डर समझ नहीं आ रहा तो बता देना। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्पेलिंग प्रॉब्लम्स, जहां पर बच्चे को स्पेलिंग में दिक्कत है। जैसे कि सपोज यहाँ लिखा है वर्ड, वर्ड की स्पेलिंग होती है WORD। अब बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा, बार बार बताने के बाद भी WRDO है, OWBY है, मतलब स्पेलिंग क्या है। बच्चा हमेशा स्पेलिंग्स में ही उलझा रहता है, बार बार स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन होती है, तो वो होती है बच्चों डिसेबिलिटी स्पेलिंग प्रॉब्लम्स की, जहां पर बच्चे को स्पेलिंग्स नहीं समझ आती हैं। नेक्स्ट होता है डिस्ग्राफिया, जहां पर बच्चे को लिखने से संबंधित कोई दिक्कत हो, यानी कि राइटिंग के टास्क में कोई परेशानी आए तो वो आती है डिस्ग्राफिया के अंदर। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पर है डिस्ग्राफिया। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आपको दिख रहा है ग्राफ। अब ग्राफ पेपर पे क्या होता है, डायग्राम बनाते हो, राइट करते हो, तो यानी कि जो चीजें लिखने से रिलेटेड है, जो डिसेबिलिटी राइटिंग से रिलेटेड है, वो आ जाएगी डिस्ग्राफिया के अंदर। देखो कई बार ना कंफ्यूजन होती है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया, मतलब कि बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से रिलेट कर पाओगे इजीली कि कौन सी डिसेबिलिटी किस प्रॉब्लम से रिलेट करती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। कोई परेशानी, कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो अभी बता देना। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिसकैल्कुलिया, यानी कि जहां पर भी नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। आप देख सकते हैं इमेज, नंबरों की बारिश हो रही है, लेकिन यार कुछ तो समझ नहीं आ रहा, ये कौन सा नंबर है, ये क्या है, प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, इक्वेशंस कैसे बनेगी। जहां पर भी मैथ यानी नंबर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है बच्चे को, तो वो आती है डिसकैल्कुलिया के अंदर। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन कहाँ होती है, मैथ्स में होती है और नंबर्स के साथ होती है, तो बहुत इजी है याद करना। जहां पर भी नंबर से रिलेटेड दिक्कत हो बच्चे को, वो आती है डिसकैल्कुलिया के अंदर। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्प्रैक्सिया। अब प्रैक्सिया में क्या आएगा, जहां पर बच्चे के अंदर आई और हैंड के कोऑर्डिनेशन, यानी कि आंख और हाथ के समन्वय में समस्या होती है। मतलब कि वो देख तो कहीं रहा है, लेकिन वो हाथों से वो एक्शन नहीं कर पा रहा। जैसे कि मैं चाहती तो हूँ बुक उठाना, लेकिन मैं बुक नहीं उठा पा रही। यहाँ पे बच्चा लेसिस तो बांधना चाहता है, लेकिन आईज और हैंड में उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, मतलब एक रिलेशन नहीं बैठ पा रहा, तो वो आ जाता है डिस्प्रैक्सिया के अंदर। अब डिस्प्रैक्सिया को मैंने किस तरीके से याद किया था, प्रेक्सिया को मैंने प्रे लिखा है ना, तो प्रे को मैंने प्रेयर से रिलेट कर लिया। अब प्रेयर कैसे करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं और आंखें बंद करके करते हैं। तो यानी कि जहां आंखों और हाथ की बात हो, यानी कि आई और हैंड के कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो वहां पर कौन सी डिसेबिलिटी का जिक्र हो रहा है, वहां पर हो रहा है डिस्प्रैक्सिया का जिक्र। यहाँ तक क्लियर है? कोई परेशानी कोई दिक्कत, अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लेना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें बच्चों को, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है बच्चों, आपने जो है ये भी सीख लिया कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, फिर ये भी आपने सीख लिया कि कितने प्रकार की होती है।
लेकिन अगर आपको कोई बच्चा मिल जाए आपकी क्लास में जिसके अंदर कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, आपने एक टर्म सुना होगा जो बहुत फेमस है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आप अपनी क्लास में इंक्लूसिव माहौल बनाएंगे। अब इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जहां पर हर तरीके के बच्चे, हर आईक्यू के बच्चे एक ही क्लास में हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे स्लो लर्नर है उनके लिए अलग क्लास बना दी, जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है उनके लिए अलग क्लास बना दी, जो ब्राइट स्टूडेंट है, गिफ्टेड है, उनके लिए अलग क्लास बना दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब सिंगल क्लासरूम फॉर एवरी टाइप ऑफ चाइल्ड। हर तरीके का बच्चा एक क्लास में पढ़ेगा, किसी बच्चे के साथ हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। तो अगर आपको कोई बच्चा ऐसा दिखता है जिसके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आपको उसे अपनी ही क्लास में पढ़ाना है, चाहे स्पेशली आपको उसके लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़े या फिर कोई स्पेशल एजुकेटर। आजकल तो पता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल में भी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट रिक्रूट होती है। तो चाहे आपको कोई स्पेशल एजुकेशन का टीचर रिक्रूट करके लाना पड़े स्कूल की तरफ से, लेकिन आप कहाँ पढ़ाएंगे? अपनी ही क्लास में पढ़ाएंगे। दूसरा, आप उनके लिए अलग से एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे उनके लेवल के हिसाब से, जो उनके उस डिसऑर्डर को खत्म करने में या फिर कम करने में हेल्प करे। अब तारे जमीन पर क्या था, उसने देखा कि जो बच्चा था, जो रियल में तो दर्शील नाम है उसका, उसको प्रॉब्लम थी, तो उसने पहचाना सबसे पहले तो कि क्या वो उसके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी थी। फिर उन्होंने तरीका निकाला कि उसको असलियत में किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। उसको था बच्चों पेंटिंग के अंदर इंटरेस्ट, तो उन्होंने पेंटिंग के थ्रू ही उसकी उस प्रॉब्लम को कम करवाया। यानी कि आप वो एक्टिविटीज़ जो है क्लास में कंडक्ट कराएंगे जिससे उस बच्चे को हेल्प मिले और उसका डेवलपमेंट कहीं रुके ना, कहीं वो किसी और बच्चे से पीछे ना रहे। तीसरा, उन बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना है। ये नहीं सोचना कि अरे ये क्या कर लेगा, ये तो कम बुद्धि का है, तो मतलब कि कम दिमाग है। ऐसा नहीं, कोई बच्चा कम बुद्धि का नहीं होता। किसी बच्चे का दिमाग थोड़ा फास्ट चलता है, किसी का थोड़ा सा स्लो, मतलब कि कैचिंग पावर थोड़ी स्लो होती है, लेकिन कम बुद्धि का कोई बच्चा नहीं होता। ये माइंड में कभी नहीं रखना। मैं आपको बच्चों कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट के तरीके से नहीं पढ़ाती। मैं चाहती हूँ कि अगर आप फ्यूचर में टीचर्स बने तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि बच्चों के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम के बाद आप जहाँ टीचर बनेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है, आप कैसे वहाँ बिहेव करेंगे। प्लस आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी बनते हैं कि आप सपोज करो ये सिचुएशन आपके सामने आ गई, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे, एज अ टीचर यहाँ आप क्या करोगे। तो आपके माइंड में एकदम सही कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि हमें एज अ टीचर हमेशा कैसे बिहेव करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा हर बच्चे को मोटिवेट करना है, चाहे उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो या फिर ना हो। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लेना, दोबारा क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन टेस्ट के टाइम पे फिर क्वेश्चंस गलत निकलते हैं तो देखो अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे इंप्रूव करें, हर एक बच्चे के फुल में से फुल मार्क्स आए, ताकि एग्जाम में सारा उसका एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अभी कॉन्सेप्ट तो हमने आज का सीख लिया। अब हमेशा की तरह हमारा जो रिचुअल है, छोटा सा अपना कौन बनेगा करोड़पति राउंड खेल लेते हैं। करोड़पति को खैर बनते नहीं है, क्विज़पति कौन बनेगा वो खेल लेते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा आंसर किसके सही मिलेंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड आपके लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है मोटर स्किल्स में, यानी कि क्रियानात्मक पक्ष में जो हमारी अधिगम की समस्याएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मोटर स्किल्स, यानी हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट, शारीरिक चीज़ों से रिलेटेड जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसकी बात हो रही है। ऑप्शन ए है आपके लिए यहाँ पर बच्चों डिस्फेशिया, ऑप्शन डी है आपके लिए डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन सी है आपके लिए डिसकैल्कुलिया और ऑप्शन डी है आपके लिए डिसलेक्सिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि डिसलेक्सिया किस चीज से रिलेट करता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि दिमाग से संबंधित ये एक बीमारी है।
दूसरा ऑप्शन है आपके लिए ये एक मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, यानी कि जहां पर मैथ से करने में कोई दिक्कत आए। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए ये एक फिजिकल डिसऑर्डर है, यानी शारीरिक रूप से कोई कमी है उसका डिसऑर्डर है। या फिर अगला ऑप्शन है आपके लिए कि ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है, जहां पर पढ़ने से रिलेटेड कोई बच्चे के अंदर समस्या हो, ये उससे रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है मन में तो पूछ लो। तो क्वेश्चन 3 है आपके लिए कि आप उस डिसऑर्डर, उस डिसेबिलिटी का नाम बताएं जो कि लैंग्वेज से, बोलने से, भाषा से संबंधित है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए डिस्प्रैक्सिया, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए डिसकैल्कुलिया, सी ऑप्शन है आपके लिए बच्चों डिस्फेजिया, और अगला ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर डिस्पीशिया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे करेंगे। मैं देखती हूँ कि कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या फिर कहीं आपका थोड़ा सा डाउट बचा है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप सो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर क्लासेस देखने में मजा आता है, चीजें क्लियर होती हैं, तो बताया करो यार, हमें भी पता चलता है, हमें भी मजा आता है, खुशी होती है जान के कि चलो जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीजें आपको क्लियर हो रही है। एज अ टीचर हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको वो अच्छी लग रही है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो, हमेशा की तरह बोलूंगी लाइक करना ना भूले, कमेंट भी करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो, ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़े और हमारा परिवार यूं ही बढ़ता चला जाए। तो चलिए बच्चों, अब मिलेंगे अगली क्लास में, पढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक और कुछ इनोवेटिव ढंग से। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।